नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। कहते हैं कि हड्डियों के स्वास्थ्य पर यदि बचपन से ही ध्यान रखा जाए तो आगे चल हड्डियों संबंधी समस्याओं से बचा जा सकता है। खराब जीवन शैली और खान पान हमारे हड्डियों को कमज़ोर बनाते हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों में गिरने से ही हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, कम उम्र में ही घुटनों के दर्द और चलने में तकलीफ होने लगती है। हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और स्पोर्ट्स इंजरी की समस्या को किस तरह से दूर किया जा सकता है, घुटनों की समस्या में नी रिप्लेसमेंट कितना कारगर है, जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अरुण परतानी। आप ऑर्थोपेडिक्स में एमएस और ऑर्थोपेडिक सर्जरी में डीएनबी हैं। आपको 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आप नी, शोल्डर, हिप, जॉइंट और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हैं। आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट और एडल्ट रिकंस्ट्रक्शन पर फेलोशिप मिल चुकी है। आपको जर्मनी से भी जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स साइंस में फेलोशिप मिल चुकी है। आप राजस्थान रॉयल्स, जयपुर पिंक पैंथर्स और हरियाणा स्टीलर्स सहित कई स्पोर्ट्स टीम के खिलाड़ियों को ट्रीटमेंट दे चुके हैं। आपके कई रिसर्च पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है हेलो डॉक्टर में। नमस्कार शालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब, चूंकि आपकी मास्टरी है स्पोर्ट्स इंजरी में, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह बताएं कि स्पोर्ट्स इंजरी क्या होती है और यह क्या सिर्फ खेलने से ही होती है या कई अन्य वजह भी उसकी हो सकती हैं? स्पोर्ट्स के अंदर प्लेयर बहुत गति से दौड़ते हैं, भागते हैं और कई बार ट्विस्ट या टर्न लेते हैं या कोलाइड करते हैं, तो उस समय जॉइंट्स पे बहुत तेज़ी से इम्पैक्ट आता है, लिगामेंट में इंजरीज होती हैं। बेसिकली स्पोर्ट्स इंजरी में सडन ट्विस्टिंग या सडन टर्निंग से जोड़ों पे जो प्रभाव पड़ता है, लिगामेंट्स में टीयर्स होते हैं, मसल में टीयर्स होते हैं, उन्हें हम स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं। लेकिन ये जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है, ये आपकी डे टू डे लाइफ में भी हो सकता है, जैसे घर के अंदर फिसल के गिरने से या बाइक से जाने में एक्सीडेंट होने पे या किसी भी तरह के एक्सीडेंट में जब सडन गति की से मूवमेंट हो रहा हो और एकदम से डायरेक्शन टर्न हो जाए जॉइंट की, तो लिगामेंट्स में चोट आ जाती है, तो वो भी हम स्पोर्ट्स इंजरी कैटेगरी में डालते हैं। जी, आपने कहा कि केवल खिलाड़ियों को ही नहीं, किसी भी आम व्यक्ति को स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है। डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स इंजरी को एक्यूट और क्रॉनिक दो भागों में बांटा जाता है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, हमारे दर्शकों को बताएं। एक्यूट इंजरी में होता है कि जो मैं आपको बता रहा था कि सडनली आपका ट्विस्ट हो गया जॉइंट और उसके आसपास के लिगामेंट या मांसपेशियों में चोट आ गई या वो फट गए। क्रॉनिक में ओवर यूज सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे कि कोई बॉलर है और उसके एक ही एक्शन को जब वो बार बार करता है, या फिर कोई गोल्फर्स है बार बार उसको हिट कर रहा है, तो एक ही मूवमेंट को जब बार बार करते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया के मसल्स लिगामेंट्स पे जोर आने लगता है और आपके एक्शन में अगर कुछ भी फॉल्ट है तो वो जॉइंट, वो मसल्स, वो लिगामेंट ओवर यूज की वजह से परेशान आपको करने लगते हैं, तो उन्हें क्रॉनिक इंजरी कहा जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो क्रॉनिक और जो एक्यूट इंजरी है, किसी भी तरह की स्पोर्ट्स इंजरी से बचने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है? एक्यूट इंजरी को तो हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उस समय वो प्लान नहीं होती है, आप सडनली ट्विस्ट टर्न कर जाते हैं, तो उसके लिए तो आप अपने प्रोप्रियोसेप्शन और मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो एक्यूट इंजरी से बच सकते हैं। और जहाँ तक क्रोनिक इंजरी की बात है, तो हमें उस प्लेयर के एक्शन को स्टडी किया जाता है, उस एक्शन में क्या फॉल्ट है उसे ढूंढा जाता है, किस मसल पे, किस लिगामेंट पे जोर आ रहा है, तो एक्शन उनका उस हिसाब से चेंज किया जाता है, या फिर कई बार सर्जरी करके हमें मसल्स और लिगामेंट की पोजीशन चेंज करने पड़ते हैं, तो उससे भी इसमें क्रोनिक इंजरीज में आराम आ जाता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने स्पोर्ट्स इंजरी में सर्जरी की बात की, तो क्या स्पोर्ट्स इंजरी से बचने के लिए सर्जरी एकमात्र विकल्प है या फिर एक्सरसाइज से भी ये समस्या ठीक हो सकती है? जब स्पोर्ट्स इंजरी की हम बात करें, एसेंशियली लिगामेंट और मसल्स की टेयर्स की बात कर रहे हैं। हर चीज़ की ग्रेडिंग होती है। इनिशियल ग्रेडिंग के लिगामेंट टेयर्स और मसल टेयर्स रिहैब से, रेस्ट से, स्प्लिंटेज से धीरे धीरे इंप्रूव कर जाते हैं, लेकिन जब हाई ग्रेड टेयर्स होते हैं मसल के या लिगामेंट के, तब जाके हमें सर्जरी की आवश्यकता होती है। कुछ केस में हम लिगामेंट को रिपेयर कर देते हैं, जहाँ पे रिपेयर संभव नहीं है वहाँ पे हम बॉडी के ही दूसरे पार्ट से लिगामेंट लेके वहाँ पे नया लिगामेंट बना के लगा देते हैं, सो दैट वो फंक्शनली वापस उस लेवल पे पहुँच सके जहाँ पे वो पहले थे। जी, आपने कहा बहुत सारे मामलों में सर्जरी ही विकल्प होती है, लेकिन अगर किसी को अचानक स्पोर्ट्स इंजरी हो जाए तो उसे किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है? तो सबसे पहले तो हमें, अगर कहीं पे भी स्पोर्ट्स इंजरी होती है, वहाँ सूजन आती है, तो वहाँ बर्फ़ का सेक करना चाहिए, उसे रेस्ट देना चाहिए, उस पार्ट को स्प्लिंट कर देना चाहिए। और फिर उसके अंदर जनरली मिसकंसेप्शन है कि चोट लगने के बाद लोग क्रीम, ट्यूब, तेल, जेल की मालिश करने लग जाते हैं, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा बर्फ़ का सेक, रेस्ट, स्प्लिंटेज और तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं, ताकि आपकी एग्जैक्ट चोट क्वांटिफाई हो पाए और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो सके। स्पोर्ट्स इंजरी होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, ये बात हमारे दर्शकों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, चूँकि उम्र बढ़ने के साथ घुटनों में दर्द होना भी आम समस्या है। कुछ लोगों में तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, खासकर सर्दी के दिनों में।
तो ऐसे में उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दर्द आपकी बॉडी का एक मैकेनिज्म है जो आपको बताता है कि आपकी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है। तो दर्द के कारण को ढूंढ के उसका इलाज लें। अभी जोड़ों के दर्द के भी कई तरह के कारण होते हैं। कई बार सिर्फ पुअर पोस्चर, पुअर मसल टोन, या फिर कैल्शियम की कमी या विटामिन डी की कमी, इन सब से भी जोड़ों में दर्द होते हैं। तो अगर उनको टाइम से आइडेंटिफाई किया जाए तो उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है दवाई, कसरत और परहेज से। और अगर जोड़ों की तकलीफ बहुत ज़्यादा है तो फिर जाके कोई सर्जरी की बात आती है। लेकिन कई सारे 80% जोड़ों के दर्द दवाई, कसरत या परहेज से ठीक किए जा सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने डॉक्टर से समय से मिलें। दर्द को बर्दाश्त करके उसको इतना ना खींचे कि वो परमानेंट डैमेज हो जाए। दर्द को बर्दाश्त न करें, तुरंत डॉक्टर से मिलें, ये बहुत महत्वपूर्ण सलाह डॉक्टर साहब ने हमारे दर्शकों को दी है। लेकिन डॉक्टर साहब, कई बार घुटनों की तकलीफ को दूर करने के लिए नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है, तो किस स्थिति में नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा शालिनी जी आपने। कई लोग डॉक्टर को दिखाने से सिर्फ इसलिए भी डरते हैं कि जाते ही हमें शायद नी रिप्लेसमेंट बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। नी रिप्लेसमेंट के इंडिकेशंस हैं। जैसे कि मैंने आपको स्पोर्ट्स इंजरी में बताया कि हर चीज़ की ग्रेडिंग होती है, उसी तरह घुटने के घिसने की भी ग्रेडिंग्स होती हैं। 4 ग्रेड होती हैं, हर ग्रेड 25% लॉस को कॉरेस्पॉन्ड करती है। तो ग्रेड 1 में 25, 2 में 50, 3 में 75 और 4 में 100% लॉस होता है कार्टिलेज का। तो 1, 2, 3 जहाँ पे कुछ भी कार्टिलेज बचा है वहाँ दवाई, कसरत और परहेज से न सिर्फ आराम आता है बल्कि उस बचे हुए कार्टिलेज की लाइफ बढ़ती है। तो आपके जोड़ की लाइफ बढ़ती है। टाइम से दिखाएंगे, सप्लीमेंट लेंगे तो आपकी जोड़ की लाइफ बढ़ती है। हाँ, लेकिन अगर समस्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि ग्रेड 4 आ चुकी है, कार्टिलेज पूरी तरह डैमेज हो गया है, बोन एक्सपोज हो गई है, तभी जाके नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ये तो जो है ये रेडियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं जो शायद आपको घर बैठे पता ना पड़े। लेकिन दूसरे जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो है फंक्शनल पैरामीटर्स। हमें समझना चाहिए कि रिप्लेसमेंट हम क्यों करा रहे हैं, दर्द के लिए। तो एक्चुअल इंडिकेशन रिप्लेसमेंट का ये है कि आपको इतना दर्द हो जाए कि आपकी डे टू डे लाइफ में समस्या आने लगे। जैसे कॉमन 4-5 चीज़ें जो हैं, सो के उठते ही चलने में आपको 5-10 मिनट लगे धीरे धीरे घुटने को, पेन को सेटल करने में, या फिर आप 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल पा रहे हों, या फिर आपको हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा पेन किलर की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, या घुटने टेढ़े हो गए हैं या सूजने लगे हैं और आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने में, जो भी आप डे टू डे लाइफ करना चाहते हैं, अगर वो घुटने के दर्द से नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब तकलीफ एडवांस्ड है, तब आपको सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। डे टू डे लाइफ के अगर आप अपने काम नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की आवश्यकता पड़े। डॉक्टर साहब, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कितनी कारगर है? क्या एक बार नी रिप्लेसमेंट कराने से आगे चलकर घुटनों के दर्द की समस्या से बचा जा सकता है? ये अच्छा सवाल है, इस पर थोड़ा मैं टाइम लूँगा। नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही अच्छी सर्जरी है अगर वो सही तरीके से की जाए। तो नी रिप्लेसमेंट के अंदर कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। सिर्फ सर्जरी करना ही नहीं, उन सारे पैरामीटर्स को हमें मैच आउट करना होता है सर्जरी में। और यहाँ पे काम आता है आपका एक्सपीरियंस। सो अगर एक्सपीरियंस सर्जन है, हॉस्पिटल अच्छा है जहाँ पे इन्फेक्शन की संभावना नगण्य है और आपका पूरा टीम वर्क है, तो रिप्लेसमेंट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जनरली वो पेशेंट जो कि चल ही नहीं पा रहे थे या दर्द में जी रहे थे, नी रिप्लेसमेंट के बाद अगले दिन से खड़े होकर चलना फिरना शुरू कर सकते हैं। तो अगर हम जो टेक्निक आजकल हम एक फास्ट ट्रैक नी रिप्लेसमेंट करते हैं, उस टेक्निक के अंदर हम एक्यूरेसी बढ़ा के चलते हैं, टाइम ऑफ सर्जरी थोड़ा कम रहता है, इन्फेक्शन की रिस्क खत्म हो जाती है और आपका मसल में ट्रॉमा कम होता है, तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है। हमारे पेशेंट्स की अगर मैं बात करूं तो हमने देखा है कि हमारे पेशेंट ऑपरेशन के अगले दिन से खड़े होकर चलने लग जाते हैं, दूसरे दिन कमोड वगैरह यूज़ करने लग जाते हैं, जो ओल्ड एज पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई लोगों को डर होता है कि ऑपरेशन के बाद हम कहीं बेड पे अटेंडेंट पे डिपेंडेंट तो नहीं हो जाएंगे या हमें टॉयलेट केयर बेड पे तो नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑपरेशन के अगले दिन से ही खड़े होकर आप टॉयलेट जाना खुद से शुरू कर सकते हैं। 4 से 5 दिन में सीढ़ी चढ़ना शुरू कर सकते हैं और विद इन 15 to 20 डेज आप अपना रेगुलर लाइफ जो पहले जीते थे वो जीना शुरू कर सकते हैं। तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। न सिर्फ आप चल सकते हैं बल्कि आप बैठ उठ सकते हैं, सीढ़ी चढ़ उतर सकते हैं, वजन उठा के चल सकते हैं। और अगर हम हमारे प्रैक्टिस में बात करें तो हमने देखा कि हमारे 60 से 70% पेशेंट पालथी भी बना पाते हैं, जो कि इंडियन सेटिंग में बहुत ही एक साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है। सिमिलरली कई पेशेंट हमारे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कई सारे काम उनको नीचे बैठ के करने पड़ते हैं, जैसे पीढ़े पे या पाटे पे बैठ के करना पड़ता है, जैसे कि दूध निकालना हुआ या खेती का काम हुआ। तो आजकल कई ऐसे एडवांस जॉइंट्स आए हैं जो आपका घुटने को पूरा मुड़ना अलाउ करते हैं, जिनके साथ मरीज ज़मीन से 9 इंच ऊपर बैठ के भी अपने नीचे बैठने वाले सारे काम कर सकता है। सो अगेन इंपॉर्टेंट ये है कि सर्जरी करके चलना तो हो ही जाता है, लेकिन अगर आप सारे पैरामीटर्स मीट आउट करते हैं, सारी प्रॉपर टेक्निक यूज़ करते हैं, सिर्फ चलना ही नहीं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो पहले की लाइफ थी उसको मैच कर जाती है, आप पूरा सारा घुटना मोड़ सकते हैं। और नॉर्मल कई बार मतलब हमारे 90% पेशेंट में आप देख के बता भी नहीं सकते हैं कि इनको पहले कोई तकलीफ भी थी या इस पैर का ऑपरेशन भी हुआ था। तो ये आपकी लाइफ मैजिकली इंप्रूव कर देता है अगर
सही पेशेंट में सही डॉक्टर के द्वारा सही टेक्निक से सही हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया जाता है, तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि सही टेक्निक और सही डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई बार हमारे देश में चूंकि मोटे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो मोटे लोग ये डरते हैं, जो मोटापे से की समस्या परेशान है, कि नी रिप्लेसमेंट उनमें कितना कारगर होगा। तो क्या ओबीज जो हैं, जो मोटे लोग हैं, क्या वो भी नी रिप्लेसमेंट करा सकते हैं? इंडियन सेटिंग में जो इंडियन स्ट्रक्चर वो जनरली हिप और पेट पे हैवी रहता है, और जिस तरह का डाइट पैटर्न हम देखते हैं, प्लस जिनके घुटने खराब होते हैं उनकी मोबिलिटी खत्म हो जाती है, तो ये सब मिलके वेट और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट से खास करके बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, क्योंकि हमने देखा है कि जब हम ओबीज लोगों का नी रिप्लेसमेंट करते हैं, चैलेंज होता है कि आप इतने बड़े पाँव में कैसे सर्जरी करें, तो उसके लिए सर्जन का वेल ट्रेंड होना आवश्यक है। और सर्जरी के बाद जब वो वापस मोबिलाइज होते हैं, चलने लगते हैं, सो अगर मैं हैवीएस्ट पेशेंट की बात करूँ, हमने 130 किलो के पेशेंट को भी ऑपरेट किया हुआ है, और वो लोग इतना चलते हैं कि विद इन 4 to 6 मंथ 30 किलो 35 किलो तो सिर्फ वॉकिंग से वो अपना लूज़ कर लेते हैं। तो ओबीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छी सर्जरी है नी रिप्लेसमेंट। एक और चीज़ जो पहले इसमें चैलेंज होता था कि ओबीज पेशेंट में लाइफ जॉइंट की कम होती है, अब कुछ ऐसे एडवांस जॉइंट्स आए हैं जिनकी लाइफ 27 साल 28 साल तक की भी होती है, तो ओबीज पेशेंट में हम वो जॉइंट यूज़ करते हैं ताकि वो लाइफ उस जॉइंट की उन्हें ज़्यादा मिले। जी, आपने कहा कि ओबीज पेशेंट है वो भी घबराए नहीं, बल्कि आराम से नी रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं अगर उनको तकलीफ है। डॉक्टर साहब, ये माना जाता था कि जो नी रिप्लेसमेंट है वो कई बार बुजुर्गों के लिए ही होता है, तो क्या युवाओं को भी इसकी ज़रूरत पड़ रही है? आपने किस तरह का ट्रेंड देखा है? क्या युवा अभी आपके पास नी रिप्लेसमेंट के लिए आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो उनको क्यों ऐसा नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ रहा है, और क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है? ये ऑफलेट थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, पर हम देख रहे हैं कि 35 से 40 या 45 साल की एज की महिलाएं बहुत कॉमनली हम अपनी प्रैक्टिस में देख रहे हैं जिनका जोड़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। कई बार ये गठिया बाई की वजह से ख़राब होता है, जो कि दवाई से कंट्रोल होने वाली डिजीज़ है, लेकिन पेशेंट ने टाइम से इलाज नहीं लिया। या फिर कई बार हम देख रहे हैं कि जो करंट डाइटरी पैटर्न है, या फिर इंडोर स्टे ज़्यादा हो गया है, एक्सरसाइज की कमी हो गई है, तो उस खान पान की डेफिशिएंसी से भी जोड़ बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहा है। अगर आप बात करेंगे यंगेस्ट पेशेंट जिसमें हमें नी रिप्लेसमेंट करना पड़ा, सिर्फ 36 साल की पेशेंट में भी हमने नी रिप्लेसमेंट किया हुआ है। लेकिन पहले अगेन चैलेंज क्या होता था, पहले वाले जोड़ बहुत कम साल चलते थे, तो यंग पेशेंट में हम ये करने से हिचकते थे। लेकिन आजकल जो है, अगर अपन बात करें, जैसे जिस जोड़ की मैंने बात करी जो 27 से 28 साल भी चलते हैं, वो जोड़ हम लगाते हैं यंग पेशेंट में, और उसके बाद भी अगर वो जोड़ खराब होता है तो उसके बाद भी रिप्लेस करके एक और जोड़ लगाया जा सकता है जो फर्दर 17 से 18 साल चलता है। वो भी डैमेज हो तो फिर एक और रिप्लेसमेंट किया जा सकता है जो फर्दर 8 से 10 साल चलता है। तो इन चारों को मिलाकर अगर अपन जोड़ते हैं तो हम आपको 45 से 50 साल तक का कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं खराब जोड़ की अवस्था में। तो यंग पेशेंट अगर लाइफ वास्तव में आपकी जोड़ से बहुत ज़्यादा खराब है तो ये सर्जरी कंसिडर की जा सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम 60 या 70 साल के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा करने के लिए। जी, आपने कहा कि युवावस्था में अगर घुटने खराब हो गए तो भी नी रिप्लेसमेंट कराया जा सकता है, क्योंकि घुटने इस तरह से आ गए आर्टिफिशियल जो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि बात हो रही है अभी ओबीज की और यंगस्टर्स की, लेकिन आजकल बीमारियां भी, खासकर डायबिटीज़ और जो हाई बीपी है वो काफ़ी कॉमन है, तो क्या इन दोनों बीमारियों के होने पर भी क्या ये सर्जरी कराई जा सकती है? अगर जनरली जैसे कि मैंने कहा एक ओल्ड एज की बीमारी है, तो ओल्ड एज में हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि 50 से 60% पेशेंट्स को डायबिटीज़ और हाई बीपी रहता ही रहता है। तो ऐसे केस में हम भर्ती करने से पहले उनका पूरा कंप्लीट चेकअप वर्कअप करते हैं, शुगर को कंट्रोल करते हैं, बीपी को कंट्रोल करते हैं, और फिर ही सर्जरी करते हैं। इसीलिए अगेन इस वजह से मैंने कहा बड़े हॉस्पिटल या टीम एफर्ट का जो इंपॉर्टेंस है इसके अंदर, क्योंकि सिर्फ सर्जरी करना नहीं होता है, पेशेंट को एक सेफली मैनेज करना होता है, पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन नहीं होने देने होते हैं। वो तभी होता है जब आपका एक अच्छा टीम एफर्ट है। तो शुगर के लिए हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की और बीपी के लिए हम कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह साथ में लेते हैं और उनके सुपरविजन में पेरी ऑपरेटिव इसका मैनेजमेंट करते हैं। डायबिटिक पेशेंट के लिए ज़रूर मैं एक बात कहूँगा, उनको थोड़ा सा ऑपरेशन के बाद भी लंबे समय तक ध्यान रखना होता है कि शुगर कंट्रोल बराबर रखें, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कुछ है वो है इन्फेक्शन। तो अगर आपका शुगर कंट्रोल बाद में कहीं गड़बड़ाता है तो और कहीं इन्फेक्शन होता है तो एक रिस्क रहती है घुटने में इन्फेक्शन जाने की। तो जनरली सब पेशेंट को हम कॉशन रखते हैं कि कभी दांत का दर्द हो, पेशाब में कोई जलन हो, किसी तरह का कोई शरीर में इन्फेक्शन हो और नी रिप्लेसमेंट के बाद, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखा के एंटीबायोटिक्स शुरू करनी चाहिए और शुगर कंट्रोल बेटर रखना चाहिए। संक्रमण नी रिप्लेसमेंट का दुश्मन है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें सर्जरी के बाद। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई नी रिप्लेसमेंट की, लेकिन जो हड्डियों के घिसने की समस्या है उसको अवैस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। यह क्या स्थिति है और किस उम्र में यह समस्या होने लगती है? ये कोविड के बाद बहुत ही कॉमन आने लगी है। एक्चुअली एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जैसे कि अपन इसके नाम को पढ़ें, एवेस्कुलर, वेस्कुलर मीन्स ब्लड सप्लाई, एवेस्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई का कट ऑफ होना।
और नेक्रोसिस मतलब डेथ होना। सो जो बोन है उसकी जब ब्लड सप्लाई में किसी भी तरह से रुकावट आती है तो बोन डेड हो जाती है। जनरली जो इसका जो कॉमनेस्ट कॉज है वो है स्टीरॉयड का सेवन। पहले सिर्फ जो हम ये देखते थे जिम में, जैसे कई जिम ट्रेनर्स का कोई अनसुपरवाइज आपने बिना प्रेस्क्रिप्शन का कोई प्रोटीन पाउडर के नाम पे कुछ स्टीरॉयड मिला हुआ पाउडर ले लिया शरीर बढ़ाने के लिए, या फिर कोई देसी आयुर्वेदिक दवाइयों में कई बार मिलावट अगर स्टीरॉयड की रही है, या फिर कई बार एलोपैथी में भी हमें स्टीरॉयड देना पड़ता है कई और इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स के लिए। तो स्टीरॉयड क्या करता है, कई बार आपके कूल्हे के गोले की ब्लड सप्लाई को बंद कर देता है। दूसरे जो कारण है एवेस्कुलर नेक्रोसिस के, जैसे पोस्ट प्रेगनेंसी एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया में हो सकता है, डीप सी डाइविंग में हो सकता है, कई बार बिना कारण के भी हो सकता है। तो किसी भी वजह से अगर आपकी ब्लड सप्लाई हड्डी की रुक रही है, रुकावट उसमें आ रही है, तो वो पार्ट डेड हो जाता है और एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है और वो जॉइंट डैमेज हो जाता है। जी, आपने कहा कि कोरोना के बाद क्योंकि स्टेरॉइड दिए गए इसलिए अवेस्कुलर नेक्रोसिस की कोरोना में हम अगर बात करें तो करीब 80% पॉपुलेशन को स्टीरॉयड लेना ही पड़ा है किसी न किसी वजह से। तो हमें कोरोना के बाद इसमें बहुत बड़ा सर्ज दिखा है एवेस्कुलर नेक्रोसिस के केस में। और जैसे कि जिस एज ग्रुप की आप बात कर रहे थे, तो हमने 20 साल 22 साल के एज में भी एवेस्कुलर नेक्रोसिस होते हुए देखा है। कोरोना के साइड इफेक्ट्स में से एक अवेस्कुलर नेक्रोसिस भी सामने आया। चूंकि डॉक्टर साहब बात इसी बीमारी की हो रही है, तो अभी आपने कहा था कि कूल्हे का जो अवेस्कुलर नेक्रोसिस है वो काफ़ी कॉमन है, तो इसका क्या इलाज है? क्या इसमें दवाओं से राहत मिल जाती है या फिर सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है? दवाई एवेस्कुलर नेक्रोसिस में काम नहीं कर सकती क्योंकि ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गई है। तो या तो ब्लड सप्लाई रिज्यूम हो या वो पार्ट सब्सटीट्यूट हो, दो ही इसके इलाज हैं। तो अर्ली स्टेज में अगर अपन बात करें, ग्रेड 1 में अगर आप आ जाते हैं, तो ग्रेड 1 में माइनर सर्जरीज होती हैं जिसके अंदर नए ब्लड चैनल्स बनाते हैं हिप के अंदर, और उसमें 60 से 70% पेशेंट में नई ब्लड सप्लाई बन सकती है, तो गोला बच सकता है। पर अगर ग्रेड 2, 3 या 4 में आप आते हैं तो फिर उसमें ब्लड सप्लाई वापस लाने की गुंजाइश नहीं होती, तो उसमें उस पार्ट को हटा के सब्सटीट्यूट करके हिप रिप्लेसमेंट, नया हिप जॉइंट अपने को डालना पड़ता है। कुछ बीमारियों में सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है, लेकिन उससे घबराएं नहीं। डॉक्टर साहब, आमतौर पे कुछ लोग कहते हैं कि उनका कंधा खिसक गया है, तो ये क्या स्थिति और इसमें क्या उपचार हो सकता है? शरीर के जोड़ों के कई प्रकार के होते हैं शालिनी जी। जब जो कूल्हा और कंधा अपन बात करें, ये दोनों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। मतलब एक सॉकेट होता है और उसके अंदर एक बॉल होती है। अगर कूल्हे की बात करें, सॉकेट बड़ा और बॉल छोटी होती है तो वो स्टेबल रहता है, डिसलोकेट नहीं होता। लेकिन कंधे के अंदर इसका ठीक उलट होता है, क्योंकि कंधे में हमें मूवमेंट ज़्यादा चाहिए होता है। तो कुदरत ने क्या किया है, सॉकेट को कर दिया छोटा और बॉल कर दी बड़ी। जैसे ही सॉकेट छोटा होता है तो बॉल को बाहर निकलने की संभावना बढ़ती है। तो कुदरत ने उसके प्रोटेक्शन के लिए हमें एक सॉफ्ट टिश्यू का कवच चारों तरफ दिया है, जिससे सॉकेट की डेप्थ बढ़ जाती है। उस कवच को हम हमारे साइंस में लैब्रम कहते हैं। सो लैब्रम आपके सॉकेट की वर्चुअल डेप्थ बढ़ा देती है। डेप्थ बढ़ने से वो उसको स्टेबल कर देती है बॉल को सॉकेट के अंदर। परंतु जब कभी कोई तेज इंजरी लगती है, स्पेशली एबडक्शन एक्सटर्नल रोटेशन, थ्रोइंग मूवमेंट में अगर हाथ बाहर जाता है सडनली, तो क्या होता है कि वो आगे का लैब्रम फट जाता है और कंधे को निकलने की एक जगह मिल जाती है। तो जब एक बार लैब्रम फट जाता है तो बार बार आपका कंधे का गोला उस फटे हुए लैब्रम के रास्ते से डिसलोकेट होता रहता है। और जब डिसलोकेशन के नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, शुरू में तो सिर्फ लैब्रम फटता है, पर अगर बार बार डिसलोकेट होता रहा तो उस सॉकेट की जो बोनी एज है वो भी घिस के खत्म हो जाती है। तो जैसे जैसे वो सॉकेट छोटा होता जाता है, लैब्रम फटता जाता है, तो कंधा बार बार डिसलोकेट हो जाता है। स्पेशली बॉलर्स में या फिर रग्बी में या फिर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में या इवन बॉक्सिंग में ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। तो इसका इलाज क्या है फिर? एक बार जब वो कवच फट गया तो किसी भी तरह से दवाई से वापस चिपक नहीं सकता है। तो उसके लिए मैं पहले उसका MRI और CT करके पहले ये डिसाइड करना होता है कि केवल कवच फटा है या सॉकेट भी घिस गया है। क्योंकि अगर सॉकेट घिस गया तो उसको बोन से ही सब्सटीट्यूट करना पड़ता है, जिसे हम लेटार्जी सर्जरी कहते हैं। और सिर्फ अगर कवच फटा है तो उस कवच को हम दूरबीन के रास्ते से सिर्फ 3 टांकों के ऑपरेशन से उसको वापस जगह पे लाके कुछ स्पेशल धागे होते हैं, टांके होते हैं, उससे हम उसे जगह पे फिक्स कर देते हैं। जैसे वो लैब्रम जगह पे फिक्स किया जाता है, चिपक जाता है, कंधा वापस स्टेबल हो जाता है। और जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो वापस अपने हमारी प्रैक्टिस में अगर हम बात करें, जैसे आर्मी के भी कई मेजर कमांडोज भी रहे हैं या फिर बॉक्सर्स भी रहे हैं, वो वापस अपने कंधे को उसी कुशलता से और उसी कॉन्फिडेंस से वापस यूज़ कर सकते हैं जब एक बार वो सर्जरी होकर वापस स्टेबल होता है। तो डॉक्टर साहब, कंधा खिसकने की तरह एक आम समस्या है स्लिप डिस्क की। तो स्लिप डिस्क की समस्या क्यों होती है और इसका इलाज क्या है, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। इस पे मैं अगेन थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा कि स्लिप डिस्क एक रेडियोलॉजिकल प्रेजेंटेशन है। हमें इंपॉर्टेंस जो देनी होती है वो देनी होती है, क्या ये स्लिप डिस्क आपकी नर्व को इतना दबा रही है कि जिससे नर्व के सिम्टम आ रहे हों। कॉमनली अगर जिसे हम सर्वाइकल कहते रहते हैं, अगर हम सच्ची बात करें तो
100 में से 70 या 80 पेशेंट सर्वाइकल के होते ही नहीं, वो सिर्फ मसल इम्बैलेंस के पेशेंट होते हैं जो सिर्फ कंधे में या यहाँ दर्द बताते हैं। वो कसरत और दवाई और विटामिन डी से ठीक हो जाता है, वो सर्वाइकल होता ही नहीं है। और उसी तरह जो कमर शाइटिक जिसे बोलते हैं, 80% स्लिप डिस्क के पेशेंट और शाइटिक के पेशेंट कसरत, दवाई, परहेज, इन सब चीज़ों से आराम से ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 20% पेशेंट जिसमें कि नर्व का दबाव इतना ज़्यादा हो कि उनको पाँव में झंझनाहट आने लगे, सूनापन आने लगे, कमजोरी आने लगे, या हाथ में बहुत तेज़ दर्द आने लगे, या स्पाइनल कॉर्ड पे कंटिन्यूस दबाव की वजह से चेंजेस आने लगे, सिर्फ उनमें ही सर्जरी की आवश्यकता होती है। पर अगर आप सही टाइम पे अगेन सही डॉक्टर को दिखाते हैं और ये कारण इसका पता लगाते हैं तो सही तरीके से 80% केस में हम बिना पेन किलर्स के, इवन बिना सर्जरी के, सिर्फ कसरत, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन और दवाई से इसको अच्छे से ठीक कर सकते हैं। जी, ये सुन के हमारे दर्शकों को बहुत राहत मिली होगी कि 80% जो स्लिप डिस्क के केस हैं वो दवा और एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाते हैं, उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर साहब, इतनी सारी बात हो रही है सर्जरी के बारे में, बुज़ुर्गों के बारे में बात की हमने, ओबीस के बारे में बात की, लेकिन महिलाओं की बात छूट गई। तो ये देखा गया कि मेनोपॉज के बाद महिलाओं में पैरों के दर्द की समस्या होने लगती है, तो उसका क्या इलाज है? महिलाओं के लिए मैं थोड़ा सा सेंसिटिव भी रहा हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि कुदरती इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर अपन देखें तो महिला हमेशा एक डिसएडवांटेज पे रहती है मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ को लेके, कारण के उनकी लाइफ के कई फेजेस होते हैं जहाँ पे उनके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे एक्स्ट्रा जोर पड़ता है। जैसे प्रेगनेंसी में 2 प्रॉब्लम आती हैं, एक तो आपका चूंकि पोस्चर चेंज हो जाता है और प्रेगनेंसी में आपका स्पाइन कर्व बढ़ जाता है तो स्पाइन के लिगामेंट स्ट्रेच हो जाते हैं। दूसरा जो है, प्रेगनेंसी में आप जो बच्चे की पूरी बोन्स बन रही हैं वो आपके अपने शरीर में से निकले कैल्शियम से बन रही हैं, तो आप कैल्शियम डेफिशिएंट स्टेट में चलते हैं। फिर डिलीवरी के बाद भी आप जब तक फीड करते हैं बच्चे को 8 से 9 महीने तक, तब भी आपकी बॉडी का बहुत सारा कैल्शियम लीच आउट होता है। तो प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी आपको 2-3 चीज़ों का, एक्सरसाइज का, पोस्चर करेक्शन का और साथ में कैल्शियम सप्लीमेंटेशन का अच्छे से ध्यान रखना होता है। दूसरा जो पड़ाव उनकी ज़िंदगी का होता है वो होता है मेनोपॉज। बोन हेल्थ के लिए सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, कैल्शियम तो उसका स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन जो उसका जो बेसिक फ्रेमवर्क है कोलाजन प्रोटीन से बनता है, जिसको कि हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। मेनोपॉज होते ही आपके हार्मोन महिलाओं में ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर आपका बोन सॉफ्ट होने लगता है, वीक होने लगता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो ओल्ड एज में गिरने से जो कूल्हे के फ्रैक्चर्स हैं वो पुरुषों के बनिस्पत महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है, कलाई के फ्रैक्चर महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है। तो ऐसे पेशेंट को कुछ हार्मोन सब रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना चाहिए, कुछ कैल्शियम सप्लीमेंटेशन रेगुलर लेना चाहिए, वॉकिंग एक्सरसाइज को भी अपने रूटीन में डे टू डे में रेगुलर इंक्लूड करना चाहिए, और एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल महिलाओं को खास करके अपनी हेल्थ का खास करके ध्यान रहना चाहिए। क्योंकि जनरली हमने देखा है कि इंडियन सोसाइटी में जनरली महिलाएं अपने परिवार के लिए अपने सेहत को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को कई बार नेग्लेक्ट करती आती हैं अपने बच्चों के, अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए, और कई बार वो डबल रोल प्ले कर रही होती हैं, हॉस्पिटल, अपने ऑफिस में भी और अपने घर की भागदौड़ में अपने स्वास्थ्य को थोड़ा नेग्लेक्ट कर जाती हैं। तो महिलाओं को खास करके जागरूक रहना चाहिए अपने एक्सरसाइज, डाइट और सप्लीमेंटेशन के लिए। एक्सरसाइज, डाइट और सप्लीमेंटेशन की आपने बात की डॉक्टर साहब, लेकिन ये भी देखा गया कि 30 की उम्र के बाद जो महिलाओं में बोन मिनरल डेंसिटी है वो कम होने लगती है। ये कितनी होनी चाहिए और इसके कम होने के क्या कारण है और इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है? बोन मिनरल डेंसिटी हम टी स्कोर से क्वांटिफाई करते हैं, और हर एरिया का टी स्कोर एक अलग होता है, वो हम कंपेयर करते हैं नॉर्मल बोन के मुकाबले में। तो अगर आप ग्रीन जोन में हैं तो आप सेफ हैं, पर अगर आप ऑरेंज या रेड में जाते हैं तो आपकी रिस्क बढ़ जाती है फ्रैक्चर की। कारण वही है जो मैंने आपको बताया, चूँकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में महिलाएं जिस तरीके से भागदौड़ में और परिवार में और घर बाहर की चीज़ों में और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में जो कैल्शियम लॉस करती हैं, उसकी वजह से उनका बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाता है। दूसरा जो है, घर में जैसे नीचे से बैठ के उठने की जो मूवमेंट है वो हम, क्योंकि घर परिवार संभालने में कई बार ज़्यादा रोल इंडियन सोसाइटी में रहता है महिलाओं का, तो उनको बार बार नीचे बैठ के उठने में भी स्पाइन पे और घुटनों पे जोर ज़्यादा पड़ता है। तो इसीलिए मैं एम्फेसाइज ये करूँगा, बोन मिनरल डेंसिटी के लिए खाने में दूध, दही, छाछ, हरी सब्जियाँ, तिल, बादाम ये बढ़ाएं। सप्लीमेंट, एक कैल्शियम का गोली रोज़ लें, डॉक्टर के सुपरविजन से विटामिन डी भी सप्लीमेंट रेगुलरली लें, और एक्सरसाइज के 3 प्रकार होते हैं, सिर्फ कार्डियो नहीं, अपने सारे जॉइंट की स्ट्रेचिंग करते रहें, मसल बिल्डिंग का भी ध्यान रखें, और दिन में 15 से 20 मिनट या आधे घंटे की वॉक को ज़रूर शामिल रखें।
वॉक और विटामिन डी की आपने बात की, लेकिन डॉक्टर साहब ये भी देखा गया है कि हमारे यहाँ विटामिन डी कम हो जाता है शरीर में और पता ही नहीं चलता, और बहुत टाइम बाद जांच में पता चलता है कि विटामिन डी तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। तो ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि विटामिन डी कम हो रहा है और हमें इसका सप्लीमेंट देने की ज़रूरत है? ये बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ आपने पूछी। पोस्ट कोविड हम जो चीज़ देख रहे हैं हमारे पेशेंट्स में, एंकल पेन, काफ पेन, नी पेन, शोल्डर पेन, ये बहुत तेज़ी से बढ़ के आए हैं क्योंकि 1.5-2 साल लोग सिर्फ घर में बंद रहे। तो विटामिन डी की कमी से आपके मसल वीक होने लगती हैं। तो अगर जो पहला लक्षण जो अगर मैं बात करूंगा कि आपको शाम होते होते अगर थकान का एहसास वर्क के मुकाबले में, वर्क के डिस्प्रपोर्शनेट ज़्यादा थकान आपको लगने लगे, चिड़चिड़ापन रहने लगे, हेयर लॉस हो, थोड़ा सा आपको ओवरऑल ऊर्जा का अभाव लगे, प्राइमरी लक्षण है विटामिन डी कम होने का। फिर जब ये और कम होगा तो आपके मसल पेन, टेंडन्स में पेन रहने लगेगा, जोड़ों के आसपास दर्द रहने लगेगा, तनाव रहने लगेगा, और विटामिन डी कम होने पे जोड़ों के अंदर भी दर्द होने लगेगा। जनरली लोग उतना लेट तक आते हैं, जब तक जोड़ों में दर्द नहीं होता तब तक आते नहीं है, तो तब तक ऑलरेडी आप काफ़ी डेफिशिएंसी झेल चुके होते हैं। इसलिए आपको पहला जब लक्षण लगे कि हाँ नहीं मुझे शायद फटीग ज़्यादा महसूस हो रहा है, या मेरे को मसल में हैवीनेस ज़्यादा है, या एनर्जी का अभाव है, उसी टाइम पे अगर आप डॉक्टर को दिखा के विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेंगे तो उसके जो परमानेंट साइड इफेक्ट है उससे आप बच सकते हैं। जी, आपने विटामिन डी सप्लीमेंटेशन की इम्पोर्टेंस की बात की, लेकिन ये लिया किस किस तरह से जाता है? क्या शैशे में, या खाने पीने की किन किन चीज़ों में ये मिलता है, या इसकी कुछ गोलियां आती हैं, वो किस तरह से लेते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताएं। विटामिन डी वेजिटेरियन डाइट में थोड़ा सा कम रहता है। फिश लिवर, कॉड लिवर ऑयल में, फिश में काफ़ी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो जनरली वेजिटेरियंस को थोड़ी समस्या ज़्यादा रहती है नॉन वेजिटेरियंस के मुकाबले। तो उस केस में विटामिन डी के कई तरह के फॉर्मुलेशंस आते हैं, कभी सैशे भी, कुछ कैप्सूल भी, कभी गोलियां भी, इवन आजकल जो लेटेस्ट है वो लिक्विड फॉर्मुलेशंस आने लगी जिनको आप सीधे पी सकते हैं। तो विटामिन डी का फॉर्मुलेशन किसी भी मोड में हो वो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो आप डॉक्टर का इंडिविजुअल चॉइस है। बट लेना हमेशा डॉक्टर सुपरविजन में चाहिए, क्योंकि विटामिन डी अगर बहुत ज़्यादा अनसुपरवाइज्ड आपने लिया तो विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो सकती है और उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है, और वो फेटल भी हो सकती है। तो विटामिन डी लेना ज़रूरी है, परंतु लें हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो गया तो आप आईसीयू में भी जा सकते हैं या फिर लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, और उसकी कोई दवाई नहीं है। तो डॉक्टर अरुण परतानिया, आप हमारे शो में आए, आपने हमारे दर्शकों को स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में, नी रिप्लेसमेंट के बारे में, और हड्डियों को किस तरह से मजबूत रखा जाता है इसके बारे में बताया। शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो डॉक्टर में आज इतना ही, बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ।